नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि इन अग्निकांड में जिनमें 15 बच्चे मर गए, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। कुछ औपचारिकताएं होंगी और मामला खत्म कर दिया जाएगा। मंदिर में चंदा चोरी के चक्कर में चर्चाएं बहुत हैं। चंपत राय चंपत हो गए हैं माल लेके, ऐसा लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। योगी टीम खुश है कि दिल्ली दरबार के लोग फंस रहे हैं, लेकिन योगी जी के करीबी अफसरों ने भी हाथ साफ किया है। अयोध्या में बाप के नाम, माँ के नाम, सास ससुर के नाम करोड़ों की जमीनें खरीदी हैं। जमीनें तो शायद वो मैनपुरी के डीएम या औरैया के, मैनपुरी के डीएम आजकल एमआरडी त्रिपाठी, उनकी सास के नाम पे भी उन्होंने बहुत कारनामा कर डाला। सृजन बिहार कॉलोनी पूरी इलीगल कॉलोनी है लखनऊ में। करोड़ों की कोठी बनेगी। इनकम टैक्स ने पाया कि उनका पैसा है, सीज किया गया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से लेके मामला दबा दिया गया। इन बड़ी त्रिपाठी को सस्पेंड करना चाहिए, जांच करना चाहिए, लेकिन साहब मैनपुरी के डीएम बने हुए हैं। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अफसर इस योगी सरकार में पनप रहे हैं। कौन दे रहा है शेल्टर, कहा नहीं जा सकता। तमाम मुद्दों पर अभय दुबे जी से बातचीत की है। शानदार बातचीत है, जरूर सुनिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, आपका एक दर्दनाक हादसा हुआ लखनऊ में। 15 लोगों की, छात्रों की मौत की खबर आई है। गेमिंग जोन था, कोचिंग थी, और उसमें आग लगी और 15 बच्चे मर गए। ये वो बच्चे थे जिनके माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे कि घर पे आएंगे बच्चे। गेमिंग जोन है। अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रटा रटाया बयान मुख्यमंत्री ने दे दिया। डिप्टी सीएम रो पड़े। कड़ी कार्रवाई के नाम पर कुछ अफसर सस्पेंड होंगे। फाइल सचिवालय में जाएगी। बड़ा रिश्वत चढ़ेगी और कुछ महीनों बाद बहाल हो जाएंगे वो। सिर्फ लखनऊ नहीं, पूरे देश का हाल है, लेकिन राजधानी लखनऊ का यह आलम है। हर दूसरी बिल्डिंग इलीगल है, इसका नक्शा पास नहीं था। और शायद 10% भी भवन ऐसे नहीं है जिनकी फायर से एनओसी हो। बड़े बड़े होटल एनओसी के बिना चल रहे हैं। फायर के एनओसी नहीं है, फायर के उपकरण पूरे नहीं है, और हर बार ऐसी ही फॉर्मेलिटी की जाती है। सरकार और सब बातें करती रहेगी, बड़ी बड़ी बातें करती रहेगी। सरकार को होश नहीं है कि दड़बों की तरह कोचिंग सेंटर चलते हैं। बड़े बड़े नाम है, चाहे वो आकाश हो या कोई और कोचिंग वाले हों। फीस तो ले लेंगे बड़ी बड़ी, और एक पहली तारीख को फोन आ जाएगा कि आपके 2 दिन से फीस नहीं आई है, बच्चा रोक देंगे। लेकिन बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये बच्चे मर गए, 15 बच्चे। देश का सबसे बड़ा हादसा है ये आज का। और इन 15 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा। क्या जिम्मेदार छोटे अफसर ही सस्पेंड होंगे, बड़े अफसर सस्पेंड होंगे और फिर बहाल हो जाएंगे। ये सिस्टम कब तक ठीक होगा। मैं अभय जी बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूँ आपको। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसमें कई आईएएस अफसर रहते हैं, कई विधायक रहते हैं। मेरे घर पे, मेरे फ्लोर के आसपास आईएएस अफसर रहते हैं, आईपीएस अफसर रहते हैं। पिछले 5 सालों से वहाँ का सिक्योरिटी का, फायर का सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और मैं जिस जगह रह रहा हूँ उसके आसपास कम से कम ऐसी 15 सोसाइटियाँ हैं, और शायद किसी के भी फायर के उपकरण पूरे नहीं हैं। लखनऊ में ऐसी दर्जनों सैकड़ों सोसाइटियाँ हैं जिनमें अगर आग लग जाए तो लोग तड़प तड़प के मर जाएं कि आग बुझाने के उपकरण काम नहीं करते। फायर वाले कह सकते हैं कि भाई हमने तो नोटिस दे दिया, अब ये कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम क्या करें। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो आरडब्ल्यू होती है, एक नोटिस जारी करे कि अगर आपने फायर सिस्टम ठीक नहीं किया तो एफआईआर आपके ऊपर ही होगी। क्योंकि जब आग लगती है तो बड़े बेरहमी के संग किसी को छोड़ती नहीं है वो। क्या हो, ये एक बड़ी बीभर समस्या है, हर जगह की है। शायद आप भी जहाँ जिस सोसाइटी में रहते होंगे, आप और रवीश जी, मैं दावे के संग कर सकता हूँ कि आग बुझाने की सारी फॉर्मेलिटी वहाँ भी पूरी नहीं होंगी। तो ये जो आरडब्ल्यू हैं, सोसाइटी हैं, छोटी झुग्गी झोपड़ी बस्ती हैं, अभी तक हम फायर का सिस्टम इतना डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे। देखिए, बड़ा एक समस्या चीज है। होती है। नहीं नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो एक केवल लखनऊ की घटना वाला मामला ही नहीं है। लखनऊ घटना तो बहुत दुखद है ही, और मैं उन शोकाकुल परिवार जिन्होंने अपने बच्चे खोए, उन शोकाकुल परिवारों के साथ हूँ, अपनी संवेदनाएं, हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन समस्या बहुत व्यापक है। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर जगह जगह आग लग रही है। हमारे अपार्टमेंट के पास एक अपार्टमेंट तो ऐसा है इसमें 2 बार आग लग चुकी है थोड़ी थोड़ी देर में। और थोड़ी बहुत नहीं, जहाँ अजीत काफी अनुज जी काफी। जहाँ अजीत अनुज जी रहते हैं वहीं पे ना, उसी बात कर रहे हैं हाँ ना। अजीत जी हाँ को हाँ देखा था मैंने हाँ, तो जाते बिल्कुल हुए। मेरे घर के पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। हम्म। आप अगर 10 मिनट की तेज तेज रफ्तार चलें तो वहां पहुंच जाएंगे आप। हाँ, देखा है मैंने, गया हूँ अजीत जी के हाँ घर पे। हाँ। जी, हम्म। वहां भी दो दो बार आग लग चुकी है। इसके अलावा हमेशा ही डर लगा रहता है कि कहीं आग ना लग जाए। जितने भी ट्रांसफार्मर हैं बिजली विभाग द्वारा लगाए गए, जो सार्वजनिक स्थानों पर लगे रहते हैं,
उनमें पूरी गर्मियों के दौरान अक्सर आग लगती है और ट्रांसफार्मर नष्ट हो जाते हैं, बिजली जाती है, बहुत सरकार का पैसा खर्च होता है, तब वो रिस्टोर होते हैं, तब वो दोबारा लगते हैं। घरों में जो एसी लगे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा आग लगती है। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग एसी को 18 पे करके सो जाते हैं। अब 18 पे अगर एसी कर दिया जाएगा तो फिर वो अपने आप ही जो ट्रिप होता है ना, स्विच ऑफ होता है, वो होगा ही नहीं, क्योंकि 18 पे टेम्परेचर आएगा ही नहीं। 18 पे टेम्परेचर नहीं आएगा तो स्विच ऑफ लगातार चलता रहेगा और एक वक्त जो है उसके अंदर चिंगारी फूटेगी और उसमें आग अबे लगेगी। जी, अबे जी, आप मुझे डरा रहे हैं। मैं 16 पे करके और पंखा चला के सो जाता हूँ रोज। अब नहीं आज के बाद करना नहीं चाहिए, करूंगा मैं भी। नहीं करना। मैंने इसका पता लगाया है, मैंने लोगों से पूछा है जो जानकार होते हैं, उनका कहना है कि एसी जो है, दावा कोई भी, जैसे कार में दावा तो ये होता है कि कार 300 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन उतनी चलती थोड़ी ना है, ना आप चला सकते हैं उतने उसमें। उसी तरह के एसी जो है वो 18 पे करने के लिए नहीं है। एसी आमतौर पर 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 इसी रेंज में उनको चलाया जाना चाहिए। जब इस रेंज में चलाएंगे तो बार बार उनका कंप्रेशर बंद होगा, कंप्रेशर को राहत मिलेगी, बार बार होगा। तो एसी द्वारा आग लग जाने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। मान लो एसी थोड़ा पुराना हुआ, आपका एसी नया होगा, सक्षम होगा, वो भी झेल जाएगा। लेकिन एसी अगर पुराना होगा तो उसमें दुर्घटना होने की संभावनाएं बड़ी होती हैं। ये हम नागरिकों के पक्ष की तरफ से कह रहे हैं, लेकिन नागरिकों को ये बात पता कैसे चलेगी? हमें भी ये बात तब पता लगी, हमने बहुत पूछताछ करके पता लगाया कि एसी के जरिए आग क्यों लगती है। आपको भी ये बात पता नहीं होगी, सब किसी को पता ही नहीं है बात। तो नागरिकों को इस चीज की जानकारी देने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं एक बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं। सरकार को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जो आधुनिक राज्य की सरकार है, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, और हिंदी में बड़ा अच्छा है गवर्नमेंट का मुहावरा बना लिया गया है कि गवर्नमेंट वो जो मिनट मिनट पर गौर करे, उसका एक हिंदीकरण कर दिया गया है। यानी सरकार जो भी काम करती है अच्छी तरह सोच समझ के करती है और लगातार सोचती रहती है जनता की समस्याओं के ऊपर। तो कितना अच्छी बात है। सरकार की ये परिभाषा है कि गवर्नमेंट वो जो है जो मिनट मिनट पर गौर करे। कितने बढ़िया तरीके से आम लोगों ने बनाई है उसको। लेकिन हमारी हमारी जो आधुनिक राज्य की सरकार है, कहने के लिए हमारे भारत में भी मॉडर्न स्टेट है, ये लोग गवर्नेंस से संबंधित, जनता के पक्ष में चिंतन करने से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। इस बात का प्रमाण मिल चुका है, प्रमाण स्थापित है इस बात का। और भ्रष्टाचार इसकी एक वजह है, अक्षमता इसकी एक वजह है, और जनता के हितों के प्रति निष्ठुरता, यानी उनके प्रति बेपरवाही, ये उसकी एक तीसरी वजह है। साथ में ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, लाल फीताशाही के कोई भी काम, और रटे रटाए वाक्यों में अफसोस व्यक्त कर देना, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की बातें अक्सर कहीं आती रहती हैं और सब लोग जानते हैं इनका कोई अर्थ मतलब होता नहीं है। अब देखिए आजकल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, उसने ऐलान कर रखा है कि जहां जहां स्विमिंग पूल हैं और जहां जहां जिम्नेजियम है अपार्टमेंट्स में, वहां पर उसके लिए नियम उसने बना दिए हैं कि इस नियमों के मुताबिक वहां पर प्रशिक्षक रखे जाने चाहिए, पूल इतना गहरा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वरना इतना इतना जुर्माना लगेगा। लेकिन सब जगह पहले की तरह सब चीजें चल रही हैं और उनको चलाने के रास्ते जो है वो खोज लिए गए हैं, और सब लोग इस बात में खुश महसूस करते हैं कि इस नियम के बावजूद भी हम पहले की तरह ही चला रहे हैं। अच्छा, तो ये एक ऐसी स्थिति है। सरकार को चाहिए कि इस स्थिति में सक्रिय होकर पहलकदमी ले और एक प्रोटोकॉल के जरिए, एक आचार संहिता के जरिए उसमें हस्तक्षेप करे। आचार संहिता ऐसी हो जो व्यवहारिक किस्म की हो, जिसको लोग लागू कर सकें। ऐसी आचार संहिताएं जानबूझकर बनाई जाती हैं संजय जी, जिनको लागू नहीं किया जा सकता, ताकि उसमें रिश्वत वसूली जा सके, मनी एक्सटॉर्ट किया जा सके। अब आप देखिए, अगर अपार्टमेंट कतार से बने हुए हैं, उनमें ज्यादातर अपार्टमेंट में छोटे या बड़े स्विमिंग पूल हैं। लोग गर्मियों में उन स्विमिंग पूल्स में डुबकी मारते हैं अपने परिवार के समय। रविवार को और शनिवार को ये उनमें ज्यादा जो बाशिंदे हैं, उनके बच्चे और वो सब भीड़ ज्यादा उमड़ती है। जैसे ही उनको RWA के चेयरमैन को, उनके जनरल सेक्रेटरी को खरीदा मिलता है नगर निगम का कि भाई ये नियम बन गए एक बार, तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो नियम लागू किए ही नहीं जा सकते। उन नियमों को लागू करने का मतलब है कि आप पूल को दोबारा तोड़वाइए, पूरा नए सिरे से उसको बनवाइए पूल को। तो अब वो कहां से होगा? उसके लिए सब लोगों को बहुत पैसे देने पड़ेंगे, पूरा एक सीजन ही, बहुत असंभव बात है।
एक ऐसा नियम बताते हैं, ऐसा नियम बनाती है नौकरशाही, जिला प्रशासन या जो स्थानीय निकाय का प्रशासन है, जिस नियम को लागू नहीं किया जाता, और मेरा मानना है वो जानबूझ के इस तरह का बनाया जाता है। क्योंकि जब इस तरह का नियम बनाया जाएगा तब उनको उसमें उसके बदले में उनको एक गैर कानूनी इजाजत दे, उनकी तरफ से आंखें बंद कर लेने के लिए उनको थोड़ा बहुत पैसों की आमदनी हो सकती है। रिश्वत लेने का हथकंडा है वो सारा नियम। इसी तरह जो फायर के जो वो है फायर का प्रोटोकॉल है, उसके साथ भी यही स्थिति है। उसकी जितनी जांच होनी चाहिए, थोड़े दिनों बाद प्रोटोकॉल कहता है बहुत कम समय में वो चीजें पुरानी हो जाती हैं, अब उनको बदला जाना चाहिए। हर बार बदलने के लिए नई चीजें खरीदनी पड़ेंगी, खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है, पैसा सारे रेजिडेंट से वसूला जाता है। रेजिडेंट्स को उसमें बड़ी आपत्ति होती है, वो मीटिंग में बहुत बहस करते हैं, बड़ी झिकझिकबाजी होती है। मैं खुद देख चुका हूं, मैं खुद 3 साल तक अपने अपार्टमेंट का अध्यक्ष रह चुका हूं वेलफेयर एसोसिएशन का, इसलिए मैं जानता हूं कि उस प्रकार की क्या समस्याएं हैं। असल में ये जो समस्या है, ये समस्या नागरिकों को सचेत करने और वर्केबल किस्म का प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसको मामूली सी कोशिश और बहुत कम खर्चे में लागू किया जा सके और जिससे आमतौर पर दुर्घटनाओं से व्यक्ति बच जाए, उसका हित साधन हो। सरकार, ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये पुराने जमाने की जमींदारी की और सामंतवाद की जमाने की सरकार नहीं है, जिसमें राजा अपने महल में रहता था या अपनी गढ़ी में रहता था, राजा अपने किले में रहता था। जनता में क्या हो रहा है, जनता अपने खुद निपटती थी। वो केवल ये चेक करता था अपने कारिंदे मंत्री द्वारा कि उसको जो खिराज या टैक्स लगना था, लगान मिलना था, वो आया कि नहीं आया। इसके अलावा राजा को जनता की कोई मुलाकात नहीं होती थी। ये आधुनिक राज्य है, लोकतंत्र है, जिसमें राजा और जनता की काफी मुलाकात होती है। खुद बहुत सारे राजा तो जनता के बीच से ही उठ के गए, निश्चित रूप से। यानी कितने इस तरह के सत्ता में लोग हैं जो बहुत आम लोग थे, आम परिवारों से आए हैं और वो उठ के गए हैं वहां पर। लेकिन वहां जाते ही वो राजकाज में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो भी कभी इसी आग की आफत के अंदेशे के शिकार थे। उनके घरों में भी बाढ़ का पानी घुस आता था, उनके घरों में भी कूड़े के पहाड़ों से आने वाली बदबू आती थी, उनके घरों में भी उनके बच्चे भी ट्रैफिक के हादसे के शिकार होने के अंदेशे से ग्रस्त रहते थे। सारी समस्याएं थी, सब होती हैं। स्कूलों में भी यही स्थिति है। जहां जहां ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग जमा होते हैं, चाहे शिक्षा के लिए जमा हो, चाहे स्टेडियम में जमा हो, उन जगहों के प्रोटोकॉल कोई पालन नहीं करता उनका। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, भगदड़ मचती है, लोग मारे जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, और ये रोज बरोज होती रहती है। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, सब लोग जानते हैं। आप कश्मीर वगैरह उन जगहों को छोड़ दीजिए जो कि पहाड़ों पर ठंडे इलाके हैं, बहुत कम ठंडे इलाके हैं। शिमला है, कश्मीर है, बहुत कम ठंडे इलाके हैं। ज्यादातर जो देश है, बहुत बड़ा देश है, वो उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल कंट्री है, जिसके अंदर गर्मी, उमस बहुत जबरदस्त पड़ती है। अब जैसे ही गर्मी शुरू होती है, गर्मी का सीजन आग का सीजन है, जरा से में आग लग जाती है। उस वक्त पहले से ही सब चीज इतनी गर्म रखी हुई है। बारिश हो रही हो, बारिश के दिनों में आग नहीं लगती, सर्दी के दिनों में आग लगने का प्रतिशत बहुत घट जाता है। आप देखिए, आग लगने की सारी घटनाएं जो हैं वो गर्मी के दिनों में होती हैं, गर्मी के दिनों में होती हैं। दिल्ली में तो बाहर सिनेमा कांड हो चुका है। हाँ, इतना बड़ा कांड हुआ, इतने लोग जल गए थे। कितने लोग मैं सब तो मर गए थे बल्कि उसके अंदर। हाँ, मैं तो बल्कि अभी ये अभी कहूंगा अभी मालवीय नगर में कितना बड़ा कांड हुआ, जो ब्रेड एंड हाँ, ब्रेकफास्ट सेंटर था। तमाम विदेशी जो उसमें पर्यटक थे, या जो वहाँ के मैक्स अस्पताल में जो मरीज भर्ती थे, उनके तीमारदार वगैरह थे, वो सारे वहाँ ठहरे हुए थे, रात में सो रहे थे, सवेरे ब्रेकफास्ट कर रहे, सब लोगों की जान बहुत चली गई। खतरनाक होता है ये, और कोई बचता नहीं है आग में। आग किसी को नहीं इसमें रहती। और हम सरकार भ्रष्ट है, नाकारा है, सरकार के पास कोई विचार नहीं है, सरकार के पास कोई योजना नहीं है, और जो योजना बनाई जाती है वो जानबूझकर, ये मैं खास बात कह रहा हूं, बाकी बातें सब लोग कहते हैं। मेरा कहना है कि जो योजना बनाई जाती है इन कामों को रोकने के लिए, वो योजना जानबूझ के इस तरह बनाई जाती है ताकि वो लागू ना हो सके, और बिल्कुल ठीक कह उसको रहे हैं। लागू करने की जिन पे जिम्मेदारी है वो रिश्वत देने के लिए आसानी से तैयार हो जाए। कि व्यवस्था के तो छोड़ दीजिए अभय जी, जहाँ पे जेड प्लस से भी ज्यादा सिक्योरिटी थी, जहाँ पत्ता भी नहीं खड़ा सकता था, जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, उस राम जन्मभूमि पे इतना माल चंपत हो गया। तो चंपत राय जी चुप हैं,
एसआईटी की ये खबर चली कि एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी मुख्यमंत्री जी को, ऊपर से मामला टाइट किया गया, सफाई आ रही है कि नहीं भैया ऐसी खबरें गलत हैं, अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, ऐसी बहानेबाजी चल रही है साहब, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। इतने दिन लग गए। दीपेंद्र मिश्रा जी भास्कर का लगातार मैंने शिफ्ट। मैंने भास्कर का दैनिक भास्कर का वेब एडिशन पढ़ा है। बाकी बाकी भास्कर में क्या खबर छपती हुई तो कल सवेरे पता चलेगा। जो दिन में वेब एडिशन होता है वो मैंने पढ़ा है। उसके अंदर एक बहुत ही विशाल, बहुत बड़ी, बहुत सारे तथ्यों से भरी हुई एक खबर छपी है। छोटी मोटी खबर नहीं है वो, एक एक चीज छपी हुई उसके अंदर पूरी तरह। अब इन सब चीजों को दबा दिया जाएगा क्या? अब उसमें क्या क्या छपा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। चूंकि आप सब लोग तो वेब एडिशन पढ़ते नहीं है, हम लोग तो पत्रकार हैं, आदत पड़ी हुई है सब चीजें पढ़ने की। आप सोचिए, राम जन्मभूमि के लिए 107 एकड़ जमीन चाहिए थी मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनाने के लिए इतनी जमीन की जरूरत थी, 107 एकड़ जमीन खरीदी। 5 साल के दौरान ये जमीन धीरे धीरे करके खरीदी गई जगह जगह से। फिर क्या हुआ इसमें, ये समझने की बात है। नजूल और मंदिरों की भी जमीन खरीद ली गई। इन्हें खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है कानून के मुताबिक। ये भी अपने आप में एक अपराध है। अब आप सोचिए, बाग बिजैसी नामक जगह में 3 एकड़ जमीन कुसुम पाठक से खरीदी गई। सब नाम सब आ गए हैं अब तो निकल के। बाग बिजैसी में 3 एकड़ जमीन कुसुम पाठक से खरीदी गई। खरीदने वाले लोगों के नाम थे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के व्यक्ति ने जमीन खरीदी। कितने में खरीदी? 2 करोड़ रुपए में। 10 मिनट के अंदर अंदर, जमीन खरीदने के 10 मिनट के अंदर अंदर महामना चंपत राय जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से इसी जमीन को 18.5 करोड़ में खरीद लिया। अब ये सबूत जो है एसआईटी ने जब्त कर लिया। अबे जी जमीन खरीदने के 1 महीने के अंदर मैंने 4 PM पे इन्हीं नामों के संग फ्रंट पेज पे फुल स्टोरी करी थी। और मैं गया अयोध्या में और मैंने ये जानने की कोशिश करी, बैंक में गया मैं और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, ये सुल्तान अंसारी के अकाउंट में जो 18 करोड़ रुपए आए, फिर वो रुपए निकल के गए कहाँ? अकाउंट में तो आ गए 18 करोड़। 18 करोड़ विड्रॉ भी हुए होंगे क्या? अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, अकाउंट से कैश निकाले गए। ये 18 करोड़ रुपए जो है, ये पता करना कितना मुश्किल आसान काम है। 18 करोड़ का पैसा बहुत सारा ट्रांसफर हुआ है मेरे खाते में। यहाँ भी जमीन किससे खरीदी? एक मुसलमान से, जिसको गाली दे रहे हो, जिस कौम को आप, उससे 2 करोड़ में लेके भगवान राम के नाम पे 18.5 करोड़ में खरीद रहे हो। मैंने तभी छाप दी थी, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये भी छोड़िए, अब मैं दूसरी बात यही घटना, जो घटना उस वक्त दबा दी गई, ये कह के ये सब गलत है, आपने छापी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा इन लोगों ने हंगामा किया कि लोग रामद्रोही हैं, ये रामद्रोही हैं, रामद्रोही क्या मेरे लिए कहा अब वही बात, पाकिस्तान चले जाओ। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो तो रामद्रोही नहीं है, वो तो महंत हैं, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रूप से एक महान पीठ के। उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई है और उस टीम को बनवाने में नृपेंद्र मिश्रा साहब का भी हाथ है। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि जो सौदा हुआ, जो 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में जो खरीदी गई, जो सौदा हुआ उसके गवाह कौन थे? तत्कालीन मेयर थे ऋषिदेव उपाध्याय और ट्रस्ट के स्पेशल सदस्य थे अनिल मिश्रा। और मेयर साहब बीजेपी के थे। नहीं, अरे सुनिए आप, चंपत राय, ऋषिदेव उपाध्याय, वो एक दूसरे राव हैं, क्या नाम उनका, गोपाल राय नहीं, राय तो ये गोपाल राव कर्नाटक के रहने वाले हैं, हुबली के, हुबली में रहते हैं। ये सब लोग सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। अच्छा, कौन सा ट्रस्ट था जिसको हटाया गया, उनकी जगह इनकी सदस्यता वाला ट्रस्ट बनाया गया? वो ट्रस्ट कौन सा था? उस ट्रस्ट में 4 शंकराचार्य थे, जो ट्रस्ट भंग किया गया। उस ट्रस्ट में 5 वैष्णवाचार्य थे, उसमें 13 अखाड़ों के प्रमुख महंत थे। उस ट्रस्ट को भंग कर दिया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने चुनिंदा लोगों को इस ट्रस्ट में भर दिया। चाहे गोपाल राव हो, गोपाल राव को कर्नाटक से बुलाया गया इस ट्रस्ट में शामिल होने के लिए। चाहे गोपाल राव हो, चाहे चंपत राय हो, और चाहे ये हो आपके अनिल मिश्रा हो, ये सारे के सारे लोग। अब आप सोचिए, ये और इनके सारे रिश्तेदार। अच्छा, और 2 चचा भतीजे की जबरदस्त जोड़ी चल रही है इसमें। इसको मनमोहन देसाई होते तो चचा भतीजा नामक फिल्म दोबारा बना देते। चचा भतीजा क्या है भाई, आप देखिए,
ऐसा ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है। चंपत राय के भतीजे का नाम है चंदन राय। पिछले साल तक रामघाट में किराए के मकान में रह रहे थे चंदन राय जी। अब अयोध्या के माझा इलाके में कई बीघा जमीन उन्होंने खरीद ली है। हरिद्वार में भी होटल बनवा लिया है। उन पे आरोप है कि 10 मिनट के भीतर उन्होंने एक जमीन 2 बार खरीदवाई और उसकी रजिस्ट्री भी हुई। अब आप सोचिए इस बात को, क्या हो रहा है। और देखिए आप, जो गोपाल राव हैं, उनके एक भतीजे हैं, उनका नाम है सुबेश आनंद। वो इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं पूरे रामलला के मंदिर के पूरे परिसर में, कि बिना उनके हरी झंडी दिए हुए किसी का पेमेंट नहीं होता। जब तक वो नहीं कह देंगे कोई बिल पे नहीं किया जाएगा, पेमेंट नहीं होगा। उनके ऊपर आरोप है जो उनके और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एसआईटी ने वो साक्ष्य जमा कर लिए हैं कि ये कुछ दिनों बाद बोरे में भरकर कोई सामग्री ट्रेन से अयोध्या से हुबली ले जाते हैं और वहां से खाली हाथ हवाई जहाज में बैठ के आते हैं। और ये काम वो 50 से ज्यादा बार कर चुके हैं। आप सोचिए ये सब क्या हो रहा है। और भी बहुत लंबी चौड़ी मेरे पास मैं इन सब के अलावा एक चीज और पूछना चाहता हूँ अभय जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। एक तथ्य और रख दूं उसके बाद पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए। लखनऊ रोड पर तन्वी बंसल से एक जमीन खरीदी गई। उस जमीन की कीमत थी 1.73 करोड़, यानी 1.25 करोड़ जमीन की कीमत थी। जानते हैं उसमें कितने रुपए में जमीन खरीदी गई? वो 29.67 करोड़ रुपए में खरीदी गई, 1.25 करोड़ की जमीन। 1.95 करोड़ का एक प्लॉट था, उसको 6.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इस तरह तो जमीन खरीदी गई। अब इसके बाद में आप सोचिए कि जो दान पेटियां हैं, 14 दान पेटियां हैं राम मंदिर में, 14 दान पेटियां हैं। उन दान पेटियों में लोग नकदी देते हैं, सोना चांदी डालते हैं, औरतें अपने जेवर डालती हैं, अपने गले की चेन, जंजीर वगैरह सब डाल देती हैं। कुछ लोगों ने उसमें सोने की सिल्लियां, यानी जो उनके इनगोट्स होते हैं, जिनको हम लोग बिस्कुट भी कहते हैं, वो तक उसके अंदर डाले हैं। हीरे, वो सारी चीजें, इनका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। उस दान पात्र में चीज जमा होती है, उसको बड़े अजीब शैली में उठा के सारा का सारा चंपत राय जी के पास ले जाया जाता है। फिर चंपत राय जी तय करते हैं कि उसको कहाँ रखा जाएगा, कैसे गिना जाएगा, क्या होगी, उसका कोई वो नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। नोट गिनने तक के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने चचा भतीजों को, सबको बैठा रखा है। वो सब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में काम कर चुके हैं, विचारधारात्मक रूप से एक है, पारिवारिक रूप से भी एक है, सब अपना सेटिंग है पूरी है। और करोड़ों अरबों रुपया जो है उसमें धीरे धीरे करके उसका गबन किया जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि ये कोई व्यक्तियों की जेब में जा रहा हो, वो नहीं हो सकता। वो तो दरअसल कुछ और ही इसमें हो रहा है। क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। अब मैं समझता हूं इस पूरे मामले की कुंजी जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। मुख्यमंत्री चाहें तो इन सब लोगों को कानून का आईना दिखा सकते हैं, और मुख्यमंत्री न चाहें तो इन सब लोगों को बचाने के नाम पर काला कमान से सौदा कर सकते हैं। अब फसी मामले कोर्ट, तुमने अगर मेरी कुर्सी की तरफ निगाह डाली तो मैं बता दूंगा कि नृपेंद्र मिश्रा किसके आदमी हैं, किसने अपना प्रमुख सचिव बनाया था नृपेंद्र मिश्रा को रिटायरमेंट के मामले में। मोदी जी की गर्दन अब फंसी, क्योंकि सब दिल्ली दरबार के लोग हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, एक और गंभीर बात, तो मुख्यमंत्री जी भी सवाल खड़े करेंगी। अभी तक तो गोट दिल्ली की है, क्योंकि ये सब आदमी दिल्ली के हैं, चाहे चंपत राय हो, चाहे नृपेंद्र मिश्रा हो, सब मोदी की टीम के आदमी हैं। तो योगी की टीम के लोग खुश हैं कि मोदी की टीम के लोग फंसे, लेकिन एक सुई अब योगी जी की तरफ भी जा रही है। और योगी जी अगर अपने आप को ईमानदार साबित कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा जरूरी है। योगी के सबसे करीबी अफसर जो कहे जाते हैं, किसी ने माँ के नाम पर, किसी ने बाप के नाम पर, किसी ने सास के नाम पर, किसी ने भाई के नाम पर, किसी ने बहन के नाम पर करोड़ों करोड़ों की जमीन खरीदी। अब मुझे बताइए अभय जी, मैं आईएएस अफसर हूं, मैं आईपीएस अफसर हूं, अचानक मैं अपनी माँ के नाम 6 करोड़ की जमीन खरीद देता हूं। जरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा लीजिए कि माँ कौन सी आईएएस अफसर थी, माँ कौन सा बिजनेस कर रही थी। कई अफसरों के तो माँ के नाम पे इनकम टैक्स, कोई ट्यूशन के पैसे, कोई खेती के पैसे दिखाए गए हैं और करोड़ों की जमीनें खरीद दी गई हैं। अगर माँ की इनकम
तलाश कर ली जाए, बाप की कर ली जाए, भाई की कर ली जाए, तो ये सारे अफसर जेल में होंगे। लेकिन योगी जी की आंख का, नाक का सब कुछ है वो, और सबको पता है। जब मैंने फुल पेज पे खबर छापी तो उसके बाद एक कमेटी बनी, और कमेटी की जांच का पता है कौन अभय जी, कौन? एक पीसीएस अफसर बेचारा जो रिटायर होने वाला था, उसको कहा गया तू जांच कर दे सीनियर आईएएस की और आईपीएस की। जो लोग बेचारे एनकाउंटर करने में एक्सपर्ट हैं, पैसा कमाने में एक्सपर्ट हैं, उनकी जांच पीसीएस अफसर करेगा। ऐसा भ्रष्टाचार अभय जी, लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक वीसी था, इंद्रमणि त्रिपाठी नाम था। पूरे गरीबों की बस्ती उसने दिसंबर के जनवरी के महीने में उजाड़ दी, बुलडोजर चला दिया कि यहाँ सा पार्क बनेगा। और एक सृजन विहार कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी इलीगल है। उस कॉलोनी में भाई के सास के नाम करोड़ों की जमीन, किसी ने इनकम टैक्स में शिकायत कर दी। इनकम टैक्स ने बाकायदा लिखित में दिया कि ये सास की पैसा नहीं है, ये पैसा इंद्रमणि त्रिपाठी का है, और कोठी सीज कर दी गई। होना क्या चाहिए था? मुख्यमंत्री अगर ईमानदार हैं तो इंद्रमणि त्रिपाठी जेल जाने चाहिए थे, विजिलेंस की जांच हो जानी चाहिए थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से स्टे लिया है। मैं जज साहब के लिए कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन पूरी पत्रावली 3000 पेजों की मैंने निकलवाई है, मैं स्टडी करा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे बेईमानों की जन्मपति ठीक करता हूँ जिन्होंने गरीबों की बस्ती उजाड़ी और अपने महल बना रहे हैं। अब वो इंद्रमणि त्रिपाठी जी कहाँ हैं? अब मेरे दर्शक कहेंगे कि योगी जी ईमानदार हैं। ऐसे इंद्रमणि त्रिपाठी जिनकी सास की कोठी सीज हुई, जो खुद जिनके ऊपर इनकम टैक्स ने लिख के दिया कि पैसा इनका, वो कहाँ होंगे? वो सचिवालय में होंगे, राजस्व परिषद में। वो भाई डीएम है इटावा का, लगातार डीएम है। आप सोचो, जिसकी कोठी सीज कर इनकम टैक्स, वो डीएम कंटिन्यू बने हुए हैं। जिन आईपीएस आपके नाक के बाल हैं, दाएं बाएं, उनकी माँ सास सब अयोध्या में करोड़ों की जमीन लिए बैठे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी उन्हीं कहते हैं अभय जी, और किसको कहते हैं बताइए आप मुझे। बिल्कुल ठीक। आप अच्छा, आप सोचिए, अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि योगी जी खुद पैसा नहीं लेते, योगी जी भ्रष्ट, खुद निजी तौर पर भ्रष्ट नहीं है, उन्होंने कोई जमीन, उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई, इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले एमपी भी रहे बहुत साल तक। तो इस बात को माना जा सकता है। ऐसे बहुत से नेता होते हैं जो स्वयं भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन वो दूसरों को भ्रष्टाचार करने देते हैं। क्यों करने देते हैं? इसलिए करने देते हैं, जब वो दूसरों को भ्रष्टाचार करने देंगे तब दूसरे उनके तमाम गैरकानूनी कामों, आदेशों को मानेंगे, उनके ऊपर अमल करेंगे, उनके ऊपर, उनके साथ संस्थागत नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संविधान, कानून की मांग के तहत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत निष्ठा उनके अंदर रखी है, क्योंकि उन्होंने उनको ये सब करने की छूट दे रखी है। उनके तमाम काले काम जो है मुख्यमंत्री के पास फाइल के तौर पर मौजूद हैं। उनको वो लगातार डर है, अगर हम मुख्यमंत्री की बात सीधे सीधे नहीं मानेंगे तो हमारी खाट खड़ी हो जाएगी। ये तमाम इस तरीके से सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। ऐसे नेता जो स्वयं भ्रष्ट नहीं होते, दरअसल वो बहुत ही भयंकर किस्म का भ्रष्ट प्रशासन, उसकी अध्यक्षता करते हुए मिलते हैं। नरेंद्र मोदी भी आजकल यही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी निजी तौर पर उन्होंने कोई मकान बनवाया हो, कोई महल बनवा लिया हो, ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो जो कर रहे हैं, हम सब लोगों को पता है इस सरकार में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये सब चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भगवान राम ही न्याय करेंगे इन चंदा चोरों का, इन जमीन चोरों का। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ठीक है अभय दुबे जी, ये बात तो सही कह रहे थे कि मंदिर में चंदा चोरी सीधा मोदी जी के गले की फांस बन गया है। नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली दरबार के आदमी, चंपत राय दिल्ली दरबार के आदमी, योगी टीम चाहती है और बदनामी हो, पता चल जाए कि दिल्ली दरबार बड़ा बेईमान है। लेकिन योगी जी को उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम अयोध्या में करोड़ों की जमीनें खरीदी। इनके माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन पे इतना पैसा कहाँ से आ गया? इटावा के बेईमान डीएम, मैंने शायद इटावा या मैनपुरी में मैंने जिक्र किया किस तरह सास के नाम पर करोड़ों की कोठी बना के बैठा है, कोठी भी सीज हो गई। कोई कार्रवाई इन नौकरशाहों पे क्यों नहीं होती? आप क्या सोचते हैं? बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।